दोस्तों, जहाँ तक सर सैयद अहमद ख़ान साहब का ताल्लुक़ है, मेरे जहन में एक ही सवाल आता है कि अगर सर सैयद ना होते तो क्या होता। ना यूसुफ मुल्ला साहब डॉक्टरेट होते, ना खान साहब, ना मैं PhD होते, हम लोग किसी मस्जिद के बेहतरीन इमाम या मौज़्ज़िन होते। और सर सैयद का ये भी एक एहसान है, कहने दीजिए मुझे, कि जिन मदरसों में सर सैयद के काफिर और मुशरिक होने पर कई जिल्दें महफूज थीं, आज उन्हीं मदरसों के जितनी औलादें और नस्लें पैदा हो रही हैं वो सारे डॉक्टरेट हैं, सर्जन हैं, इंजीनियर हैं, ये हैं। ये था सर सैयद का एहसान। नारागोनी साहब ने मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा गहराई के साथ सिर्फ हालात नहीं बताए बल्कि उनका विज़न बताया है। मैं दो तीन बातें अर्ज़ करूँगा क्योंकि मुझे एक अहम बात टॉपिक पे बात करनी है। सर सैयद अहमद ख़ान से जो ज़ाती तौर पर हम सबको एक इंस्पिरेशन मिलता है, कम से कम मुझे, कि सर सैयद अहमद ख़ान मरहूम को ये मालूम था कि ये कौम से सिला मिलने वाला नहीं है। आज हम लोग कौम के लिए कई काम कर रहे हैं, हर शख्स अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ कर रहा है, मगर वो सर सैयद अहमद ख़ान साहब को अपना आइडियल बनाकर अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो उसकी ये जितनी खिदमत हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी, काम नहीं आएंगी। एक आदमी जिसके बेटे ने बाप का सामान घर से बाहर निकाल के फेंक दिया, उस बाप पे क्या गुजरी होगी, उसने कैसे लॉन्च किया इतना। फिर जिस शख्स की मैयत के लिए चंदा करना पड़ा, वो आदमी 200 साल 250 साल होने आ रहे, आज भी जिंदा है हमारे लिए, लेकिन उसकी मैयत के लिए चंदा करना पड़ा। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? उनको पता था उनके इंतकाल के 40 ईयर्स के बाद कॉलेज कायम हुआ, मगर उन्हें यह भी पता था कि मेरी बात अगर नहीं सुनेगी कौम, आने वाली नस्ल सुनेगी। अपनी आंखों से देख रहे थे। उनके 600 सफ़े की अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने लिखी है उनकी पूरी सवाना हयात, उसमें पढ़िए, वो लिखते हैं कि सर सैयद ने ये कह दिया था। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ थे उस ज़माने में, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। सही बोलो ना सर? और फिर ये वो यूनिवर्सिटीज़ थे जिसमें सिर्फ ब्राह्मण का बच्चा पढ़ सकता था, सिर्फ ज़मींदारों का, जैसे कायस्तों का, सिर्फ उनके बच्चे पढ़ सकते थे। वहाँ कोई हरिजन, कोई दलित का दाखिला बंद था। और सर सैयद ने कह दिया था कि अब अगर तुम एजुकेशन को नहीं समझोगे, चाहे वो दुश्मन की क्यों ना हो, अंग्रेज दुश्मन था, कल तुमको पियून की एप्लीकेशन लिखने की भी मोहलत नहीं मिलेगी। और वो हुआ। यही वो अलीगढ़ का कैडर था, यही उस्मानिया का वो पूरा कैडर था जिसने उस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला। और बहुत सारे उनके कारनामे हैं, मैं कहाँ तक गिनाते जाऊँ। बस उनकी एक लाइफ से एक चीज़ ज़रूर लीजिए कि आप और मैं जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, अगर सर सैयद की तरह ये सोच के ना चलें कि सिला नहीं देगी कौम। लोग कहते हैं कि कौम ऐसी है वैसी है। आप सारी कौम की हालत लिखते जाइए और उसके बाद एक मरतबा नबियों की सीरत अपने सामने रखिए। क्या कोई नबियों के साथ जो कुछ पेश आया, क्या कहीं कुछ मुख्तलिफ है? कहीं भी नहीं मुख्तलिफ। टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, अलग बात है, लेकिन वही खुदगर्जी, वही दौलत की हवस, वही पावर के साथ मिलकर साजिशें करना, सब कुछ वही है। तो सर सैयद की तरह मुकम्मल लिल्लाहियत की जो मिसाल थी, उस मिसाल के साथ आप काम कीजिए। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता हूँ इस बात को कि आजकल मुसलमानों में एक टेंडेंसी बहुत बढ़ रही है। कुछ TRS में घुस रहे हैं, कुछ कांग्रेस में जा रहे हैं, कुछ BJP में जा रहे हैं। ये हर जगह जाइए, इसमें कोई मसला नहीं है। चाहते क्या हैं? अगर आप चाहते हैं कि एक दिन कारपोरेटर की सीट मिल जाए, MLA की सीट मिल जाए, या फिर दलाली और ब्रोकरी का मौका सबसे ज़्यादा इसी का मौका, इसके अलावा आपके लिए कोई वैकेंसी है भी नहीं इस पॉलिटिकल लाइफ में। अगर आप ये सिला चाहते हैं तो बखुदा उम्मत के नाम पे मत कीजिए। दोस्तों, सर सैयद के ताल्लुक़ से आप यकीन मानिए, मुसद्दस हाली में जो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो 600 सफ़े लिखे हैं, वो बहुत कम पढ़ते हैं। दुनिया में पर्सनालिटीज़ के ऊपर जितनी बुक्स लिखी गई हैं, उसमें सर सैयद स्टैंड्स ऑन 3rd और 4th। फर्स्ट मोहम्मद हैं, अल्लामा इकबाल हैं, 3rd नंबर पे गांधी हैं, उसके बाद सर सैयद पे इतनी किताबें लिखी गई हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। सर सैयद वो चीज़ है।
और जो एजुकेशन की जो फील्ड ली थी उन्होंने, सबसे अहम तरीन जो फील्ड थी उस वक्त की वो थी एजुकेशन। दोस्तों, अब सर सैयद के लिए तो बहुत सारा वक्त चाहिए, मैं एक अहम बात आपके सामने और भी रखना चाहूँगा, वो है बहुजन फ्रंट के ताल्लुक़ से। सर सैयद ने जिस तरीके से 1857 के बाद अपनी लाइफ स्टार्ट की थी, देखिए वो वक्त कैसा आजमाइशों का वक्त था कि अंग्रेज़ ने जब मुकम्मल मुसलमानों का टोटल ख़ात्मा किया, मुसलमान सारे एडमिनिस्ट्रेशन में यही थे, एजुकेशन में यही थे, जुडिशरी में यही थे, सब कुछ यही थे। जब सब कुछ ख़त्म हो गया, जंग में नाकाम हो गए, तो उसके बाद अंग्रेज़ ने ये महसूस कर लिया था कि जब तक के ये हिंदू, चूँकि उस वक्त मुस्लिम लीडरशिप थी, लीडरशिप मुकम्मल मुस्लिम थी, और उस वक्त हिंदू लीडरशिप प्रमोटिंग थी। कितने लाखों उलमा शहीद हुए, स्कॉलर्स मारे गए। उसके बाद अंग्रेज़ को ये अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि जब तक के हिंदू और मुसलमान को लड़ाया ना जाए, दूर ना किया जाए, ये दोबारा ये हमारी हुकूमत क़ायम होने नहीं देंगे। तो उसके बाद अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखते जाएं आप 1857 के बाद, तो 1870 में अंग्रेज़, बल्कि 18 गालिबन 50, नारागोनी साहब ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, सबसे पहले ये जो गौ रक्षा का, ये गौ कभी भी उनकी भगवान नहीं थी, कभी भी ये मुक़द्दस नहीं थी, ये गौ रक्षा का उन्होंने शुरू किया। वो सरस्वती कोई था, वो उसके ज़रिए एक लंबी कहानी है, उसने हिंदुस्तान की पूरी इलिटरेट पॉपुलेशन को गौ रक्षा के नाम पर मुकम्मल अदा कर दिया। मुस्लिम अलग, हिंदू अलग, या तो तुम गाय खाने वाले हैं या गाय खाने की हिफाजत करने वाले, दो ही कैटेगरी हो गए। लोग आज़ादी भूल गए, अंग्रेज़ भूल गए सब। अब सिर्फ जंग हो रही है तो हिंदू मुसलमान की गाय पे। लेकिन जो एजुकेटेड तबका था वो अभी उतना ज़्यादा ब्रेन वॉश नहीं हुआ था, तो उसके लिए उन्होंने एक आदमी को सिलेक्ट किया, एक ऐसा आदमी, एक ऐसा एहसान फरामोश आदमी जो हाजी मुहसिन ट्रस्ट की स्कॉलरशिप के ऊपर ग्रेजुएशन करके मजिस्ट्रेट बनता है, वो है बंकिम चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और उससे एक नॉवेल लिखवाई जाती है, वंदे मातरम, आनंद मठ, जो असल वंदे मातरम की वजह से मशहूर हुई। वो आनंद मठ, अगर ओरिजिनल आनंद मठ आप देख लेंगे तो मुसलमानों को इतना बड़ा विलेन बनाया गया है उसमें, इतना बड़ा विलेन। और हरिजनों को पानी पीने के लिए भी वो दूर से ऐसा पानी पिए, दोनों हाथों में यूँ रखे कि उसका छींटा यहाँ ना आना, ब्राह्मण के जिस्म को ना लगे, ये पोजीशन में बताया है। तो उस किताब ने, अगर आपके पास वंदे मातरम नहीं है ओरिजिनल, आज जो मार्केट में है वो नहीं, ओरिजिनल वंदे मातरम सिर्फ आज आरएसएस के दफ्तरों में मिलेगी आपको, वो एक रोड मैप है। और उस धर्म पे चलने वाले शादी नहीं करते, बीवी की शक्ल नहीं देखते, आप जानते हैं कौन कौन है आज भी इस दौर में। अंग्रेज़ ने ये चाल चली और उसके बाद आज तक अंग्रेज़ चला गया, लेकिन ये दुश्मनी ख़त्म नहीं होंगी। और मैं एक बात और तकलीफ़दा बताऊं आपको कि अब जिस तेज़ी के साथ दलित, बीसी, ओबीसी, बहुजन समाज, ये समाज में जितना एजुकेशन बढ़ने के साथ साथ विजन आ रहा है, इनका जहन खुल रहा है, नाउ दे रियलाइज व्हाट इज़ ब्राह्मणिज्म, व्हाट इज़ मानववाद, व्हाट इज़ आरएसएस। अब ये हम सर के साथ बालाकृष्ण साहब हैं, नारागोनी साहब हैं, इन लोगों के साथ निज़ामाबाद, आदिलाबाद, हर जगह देख रहे हैं, अब लोग महसूस कर रहे हैं कि अब लोग अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा फुले को पढ़कर, सुनकर अब उनका जहन साफ होता जा रहा है। लेकिन एक वेरी अनफॉर्चुनेटली, आई होप यू एग्री, कि 100 ईयर्स में आरएसएस ने जो एक और काम पे मेहनत की है उसने, और उसको सिला मिलेगा, मेहनत करने वाले को सिला मिलता है। आप मेहनत नहीं करेंगे आपको क्या मिलेगा, वो मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने एक जो चीज़ पे मेहनत की है कि इस्लाम आपसे ज़्यादा उन्होंने पढ़ा है, मुसलमानों को आप उतना ज़्यादा नहीं जानते जितना वो जानते हैं, इसलिए उन्होंने 100 ईयर्स की अपनी कोशिश में जितना जहर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ फैला सकते थे, वो जहर हम नहीं निकाल सकते। आई रिपीट के अगरचे के बीसी, ओबीसी, दलित, ये तमाम के तमाम नाउ दे आर वेल अवेयर ऑफ ब्राह्मणिज्म, बट ब्राह्मण स्टिल सक्सीडेड, आरएसएस स्टिल सक्सीडेड in poisoning their minds against Islam and Muslims.
लेकिन जब से नारागुनी साहब, बालाकृष्ण साहब वगैरह हैं, इन लोगों के साथ उठना बैठना हो रहा है, इनके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट्स के क्लासेस में जाना पड़ रहा है, एक जो चीज़ हमने रियलाइज़ की है कि जहाँ ये लोग अंबेडकर और फुले को जहनों में बिठाते हैं, वो 50% मुस्लिम दोस्त हो जाते हैं, उनका जहन साफ हो जाता है। अब बाकी 50% काम आपको करना है। इस काम के लिए मैंने आज ख़ास तौर पर आपको बुलाया है। आप ये समझिए काम दोस्तों, एक दौर था जब हम कहते थे कि ये बिछड़ी जातों को अपने साथ लेके चलो। गया दौर, वो बहुत देर कर दिया आपने, ट्रेन छूट चुकी है। अब आपको एग्जिस्ट करना है, आपको सरवाइव करना है इस हिंदुस्तान में। अब आप उनकी उंगली पकड़ के चलो। कल तक आप उनको उंगली पकड़ के चलाना चाहते थे। आपको जिस मकसद से मकसद बैसत था वो तो कभी आपने सोचा नहीं। अब वो वक्त चला गया है। आज आपके साथ कोई पार्टनरशिप करने तैयार नहीं है, कोई अलायंस करने तैयार नहीं है, साफ कह चुके हैं। हत्ता कि वही बहुजन समाज के उठने वाले लालू यादव, वही अखिलेश, वही मायावती, जी, जो मुस्लिम पावर की वजह से खड़े हुए, आज वो साफ कह रहे हैं कि वी डोंट वांट टू निगोशिएट और बार्गेन और मेक एनी अलायंस विद द मुस्लिम्स। इफ यू वांट कम एंड एंजॉय, इफ यू वांट टेक टिकट फ्रॉम अस, मगर आप बिल्कुल वैसे रहेंगे जैसे आपके वजीर दाखिला है। आपको जैसा मीट शॉप पे खसाब छिचड़ा फेंकता दिखिए, वो कुत्ते लूटते पूरे हो, तो वैसे ही वो छिचड़े फेंकेंगे। वक्फ बोर्ड की सदारत आप ले लीजिए, वक्फ में आप सर सैयद की तरह ही लग रहे पूरे। आप हज कमेटी की सदारत ले लीजिए, आप उर्दू कमेटी संभालिए। इससे आगे नहीं बढ़ना तुम, इसके बाद आगे कुछ बात नहीं करना। ऐसे वक्त में बहुजन फ्रंट जो कायम हुई है दोस्तों, मैं इसकी तरफ आपको सोचने की दावत देना चाहता हूँ। हम लोगों ने गफलत की, दानिशवरी के नाम पे। मुझे याद है जब टीडीपी का क़याम अमल में आया था, एनटीआर ने बहुत ऑनेस्टली और सिंसियरली मुसलमान लीडरशिप को दावत दी थी। और हमारे लीडरों ने क्या कहा था? एक ने कहा था कि अभी वो वक्त नहीं आया कि हम नाचने गाने वालों को अपना लीडर बनाएं। अब वो दूल्हे बने हुए हैं और आप नाच रहे हैं, वो भी सिर्फ ओल्ड सिटी के अंदर। आपके शहर के अंदर, आपके मरकज के अंदर एक इलीगल टेंपल के ऊपर आके वो तकरीरें करके जाते हैं। वो ये कह के जाते हैं कि मुसलमानों ने, निज़ाम ने 3000 दलितों को फांसी पे चढ़ाया। अभी इस साल 17 सितंबर को अमित शाह की तकरीर थी, मगर हम जाके उसको कोई रिट नहीं करा कि 3000 दलितों को निज़ाम ने कब फांसी पे चढ़ाया। मगर आपके शहर के बीच में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच में से निकलता है जुलूस लेके निकल के, आप देखते रहे। फिर उसके बाद केसीआर का दौरा है, टीआरएस कायम हुई, और अनटिल द डे ऑफ फॉर्मेशन आप टीआरएस के दुश्मन रहे। आपसे मुराद ये है कि आपका लीडर दुश्मन था तो आपको तो दुश्मन समझेंगे। वो हो सकता है हमारे खान साहब बैठे हैं, आपकी खिदमत अगर बताऊं मैं तो क्या बताऊं। हैदराबाद से दिल्ली तक तेलंगाना मूवमेंट के लिए पदयात्रा पैदल चलने वाले इंसान ही है, उस तहरीक में शामिल थे। कोई मामूली कुर्बानी नहीं होती। मगर मुझे एक शेर अर्ज करने दीजिए कि बहुत दिनों में रास्ता हरीम नास का मिला, मगर हरीम नास तक पहुंच गए तो क्या मिला। मेरे सफ़र के साथियों तुम्ही से पूछता हूँ मैं, बताओ क्या सनम मिले, बताओ क्या खुदा मिला। जवाब चाहिए मुझे, जवाब ढूंढता हूँ मैं, जिन्हें सहर निगल गई वो ख्वाब ढूंढता हूँ मैं। तो दोस्तों हमने टीडीपी के साथ वो किया, नतीजा क्या हुआ? आपकी उर्दू, आपके औकाफ के मसाइल, आपके मुसलमानों के खसाइल पूरे के पूरे, आप जब उनका तमाशा देखते बैठे, उनको वो बेचारे ने मैदान जीता, अब आप दूर ही बैठिए, और दूर हो गए और दूर हो गए। फिर इसके बाद जब टीआरएस के साथ आप टीआरएस को दुश्मन ट्रीट करते रहे, लेकिन टीआरएस के फॉर्मेशन के बाद चूंकि कॉमन इंटरेस्ट जो था वो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की औकाफ की जायदादों में पार्टनरशिप का मसला था, तो आपको तो बाजू हटा दिए, खान साहब को भी बाजू हटा दिए, चले गई मुस्लिम लीडरशिप। हालांकि होना ही चाहता कि आज आप सब कुछ होते। खैर एक लंबी दास्तान है, अब भी वक्त है, आप लोग सोचिए। अब अगरचे के बहुजन के नाम पर ही कई पार्टीज काम कर रही हैं, अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं, मुलायम जी कर रहे हैं, लालू जी याद कर रहे हैं, लेकिन
हज़रत उमर ने कहा था कि मोमिन दोबारा एक बिल से डसा नहीं जाता। ऐसी पार्टियों के आप साथ चलेंगे जो एक फैमिली डिनास्टी है, बाप के बाद बेटे ही बनने वाला है, वो चाहे लालू यादव हो, वो चाहे मायावती की स्टोरी स्लाइटली डिफरेंट है मगर वो भी आती है फैमिली डिनास्टी के अंदर, या आपके शहर के सियासत वाले हों, बाप से बेटे को चलने वाली सियासत में आपके मसाइल कभी हल नहीं होंगे, उनके पोते नवासे नवासियों के मसाइल हल होते जाएंगे। ये गलती दोबारा मत करना। दूसरा, जहां जिन जगहों पे वन मैन शो होता है, आपने उसका भी हिस्टर देख लिया। हमको एक ऐसा डेमोक्रेटिक सेटअप चाहिए जहां पर आपको बहैसियत पार्टनर लिया जाता है। आपकी हैसियत, सब वो एक फिल्म पुष्पा, अरे पुष्पा का एक सीन है साहब, वो देखने का है। पुष्पा का सीन, वो सिर्फ ड्राइवर होता है और उसको 50 लाख 50,000 रुपये कुछ ऑफर करता है, बोलता है नहीं 4% पार्टनरशिप चाहिए। तो बाहर निकलने के बाद उसका साथी उसको डांटता है कि इतना बड़ा कैश हाथ में आ रहा था तो उसको छोड़ दिया। बोला कि कैश नहीं, अगर पार्टनरशिप हो गई तो मैं कल उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकूंगा, अगर पैसा लूंगा तो मैं उनका गुलाम रहूंगा। नारागोनी साहब ने सर सैयद के विजन पे जो बात की है, एक्चुअली क्या है कि नारागोनी साहब हैं, बालाकृष्ण साहब है, और यहाँ पर अगर आप आएंगे रोजाना 4 बजे के बाद, मैं देख रहा हूं कि जिस तेजी के साथ पूरे दलित, क्रिश्चियन, ओबीसी, बीसी, डॉक्टर्स, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, जर्नलिस्ट जिस तेजी के साथ आ रहे हैं, बहुत तकलीफ होती है कि हमारी कौम वही जो हम इनके पीछे क्यों चलें, हम इनको लीडरशिप, अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया कि हम इनकी लीडरशिप। दोस्तों अभी भी अगर यही रहा तो अच्छी तरह समझ जाइए, आपको बाहर निकाल के हर डिपार्टमेंट से, आप चाहे पासपोर्ट ऑफिस जाओ, मुझे पासपोर्ट ऑफिस याद आ जाती है, कार्गो जाओ, कस्टम जाओ, कहीं भी जाओ, आपकी पोजीशन वो लोगों ने, या इवन बैंक की मिसाल ले लो, बैंक के काउंटर के इधर हैं आप, क्योंकि आप सर सैयद हराम, इंग्लिश हराम, इंग्लिश फीमेल एजुकेशन हराम, आपने जब सबको हराम हराम एक दरवाजे तक, गेट तक ला दिए, आपकी और मेरी नेक्स्ट जनरेशन गेट के भी बाहर जाने वाली है। आप जिस जमात से हैं काम कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन से काम कीजिए, लेकिन आपको अगर हिंदुस्तान में रहना है तो देखिए 3 तरीके, भारत में रहना है, मैं उस पॉलिटिक्स में भी नहीं आ रहा हूँ, वरना विनायक हैदराबाद को क्या कौन सा के नाम दे रहे हैं ना वो, हाँ फिर वो भी बोलना पड़ेगा। फिर ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को जिन लोगों ने अखंड भारत बनाया था, गोल्डन बर्ड बनाया था, उसका नाम तो भूल गए वो लोग। लेकिन आपको सरवाइव करना है तो ये देश को तोड़ना पड़ता, पॉसिबल नहीं है। हमारे आबाजात का बनाया हुआ मुल्क हम टूटने नहीं देंगे, इस यकीन को पहले दिन में बिठाइए। आज की दुश्मन सिर्फ आरएसएस है, आपकी दुश्मन बीजेपी है, मगर एक बात बहुत अच्छी हमेशा नारागोनी साहब कहते हैं, आपने जहां आरएसएस और बीजेपी को गाली दी, वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो सब कुछ है, इसमें इनकार बिल्कुल नहीं है, लेकिन जहां आपने उनको बुरा कहा, उनके कदम और मजबूत होते जाएंगे। वो इकोनॉमी में नाकाम हो गए, उन्होंने कंट्री को कहां से कहां पहुंचा दिया, अब बात उसकी करें। और आप दलित के बगैर काम नहीं कर सकेंगे, दलित बीसी के बगैर नहीं हो सकता, बीसी ओबीसी। अब अगर कोई और अहमखाना अज़ाइम लेकर उठा है कि जिहाद करेंगे और ख़िताल करेंगे, इसी की दूसरी शक्ल ये है कि जिस कौम में तुमको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह भेजा गया था, वो फरीज़ा क्या था, वो फरीज़ा अब अदा करने का वक्त आया है। पहले वो फरीज़ा अदा करो, क्योंकि सहाबा की हिस्ट्री में, सीरत में आप देखेंगे कि अगर किसी जगह गज़वात में पढ़ी है कि बग़ैर उनको पैगाम दिए आपने हमला किया तो पूरा उनका माल वापस करवाया गया। आपको पैगाम देने का पहले वो है, और ये सही जगह है, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके आइए, इन प्रोग्रामों को कामयाब कीजिए। हम ये तो तय है कि वो हमारे बगैर चल सकते हैं, क्योंकि किसी भी तहरीक को, किसी कौम को जिंदा रहने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, या तो मास स्ट्रेंथ या माल। आपके पास मास स्ट्रेंथ नहीं है, बीसी के पास है, दलित के पास है, तो वो किसी ना किसी तरीके से प्रेशराइज करके कुछ तो मसाइल हल कर लेते हैं अपने। लेकिन आपके पास मास स्ट्रेंथ नहीं है, माल है,
आप मेरी बात का यकीन करें, हम समझते हैं कि मुसलमान गरीब हैं, नहीं है गरीब। एक ऑटो वाला या एक पान के मौस के ठेले वाला, कल उसकी बच्ची की शादी हो जाए तो 5 लाख उन्हें यकीनन करता है शाम तक। वसीम भाई सही बोल रहा हूं मैं? इनके पास हराम के लिए पैसा है, इनके पास मंगनी सांचक शादी का खाना जहेज इसके लिए पैसा है, इनके पास उर्स के लिए पैसा है, इनके पास बर्थडे के लिए पैसा है, इनके पास संदल पंखों के लिए पैसा है। पैसा है आपके पास। लेकिन एक मैं बात ख़त्म करता हूं दोस्तों, मैं एक डिफरेंस फील कर रहा हूं। जिस तेज़ी से लोग आज नारागुनी साहब के साथ, बालाकृष्ण साहब के यहाँ पर आइए, आप कैसे कैसे अच्छे अच्छे लीडर आते हैं। इंटेलेक्चुअलिटी देखना है, कभी अच्छी स्पीच सुनना है। इस गलतफहमी से बाहर आइए कि सुबह आपके पास था, कुछ भी नहीं है वो आपके पास, यहाँ है। इन लोगों के साथ जिस तेज़ी से इनकी कौम साथ आ रही है, हमारी कौम में पान के डब्बे वाला भी लीडर है, पेपर ऑर्गेनाइजेशन है तो भी लीडर है, क्लर्क है, आलिम है, खतीब है, सारे लीडर हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल तो वो है जो अंजुमने, जो ऑर्गेनाइजेशन 4 आदमी की, 5 आदमी की, क्या करते हैं, वीकली प्रोग्राम करते हैं, क्या करते हैं, डेली फेसबुक पर और व्हाट्सएप के ऊपर एक आर्टिकल लिखते हैं, थोड़ा सा लिखना है। ये बहुत डेंजरस साइन है दोस्तों। अगर वॉलंटियर नहीं बन सकते तो तुम लीडर नहीं बन सकते। अपने आप में लीडर हैं, बहुत सारे लीडर हैं आप लोग, मैं भी लीडर हूं, आप भी लीडर हैं, आप भी लीडर हैं। लीडर वही बनता है जो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, अली, क्या थे ये लोग? प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी थे, क्या थे? वॉलंटियर थे। आमरुकुम बिल खम्स अल जमा व समई व ताअती, ओबीडियंस। वॉलंटियर बने बगैर आप अगर चाहते हैं कि आप 1 लाख रुपए डोनेशन दे रहे हैं, लेकिन लिहाजा मेरे को कल से चीफ गेस्ट बनाओ या मेरे को प्रेसिडेंट बनाओ, ये नीयत के साथ आए, तो फिर पैसे वाले तो बहुत हैं जो 50 लाख 1-1 करोड़ शादियों में खर्चा कर रहे हैं। लेकिन कितने अक्लमंद हैं, कितने इंटेलेक्ट IQ लेवल है उनका, मालूम है आपको? दोस्तों बस मैं बात ख़त्म करता हूँ। आपकी जनरेशन 1857, उसके बाद दूसरी ठोकर 1948, उसके बाद फिर 1992 में क्या हशर हुआ, फिर उसके बाद आपने देखा कि फिर TDP में आप जाने से इनकार करें, फिर TRS को एक्सेप्ट करने से इनकार करें, और आज बहुजन फ्रंट आपके सामने है। आप नहीं आ सकते, कोई दूसरी आप बनाइए, मगर अब दूसरों के साथ मिले बगैर आप काम नहीं कर सकते। मेरी रिक्वेस्ट है, इसमें आइए। 4 बजे से रहते ना हम, 4 से 7-8 तक के बराबर रहते, 3 बजे से आप आइए, बैठिए, मिक्सअप होना शुरू कीजिए। आधे से ज़्यादा काम ये लोग कर रहे हैं हमारे लिए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर और फुले को, उनके लिटरेचर को इतना आम कर दे रहे, बाकी बचता क्या है? लोगों को सिर्फ गाइडेंस चाहिए, सिर्फ नूर तौहीद चाहिए उनको, वो आपके पास है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके घर पे आए, खटका मार के बोलें जी मुझे तौहीद सिखाइए, ये नहीं होने वाला काम है। तो बहरहाल मैं दरख्वास्त करता हूँ, सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी से ये इंस्पिरेशन लीजिए कि मरने के 40 साल के बाद अगली नस्ल अमल करेगी, तो वो काम आज कीजिए। आपकी ज़िंदगी में ही चाहते हैं कि इनकलाब आ जाए, यूनिवर्सिटी खड़ी हो जाए, MLA बन जाए, पार्लियामेंट में पूरे 500 मुस्लिम हो जाएं, ये अहमद खाना जन्नत में अब तक जीते आए हैं। ये सबक लीजिए। दूसरा ये कि अब जिन कौमों में आपको तौहीद की दावत देने के लिए पैदा किया गया था, उनके साथ क़रीब होने का बेहतरीन मौका है। मैं नारागुनी साहब की हिम्मत को, अभी आपने सुना नहीं इनको, अगर इनको 2-2.5 घंटे भी दिए तो वो भी बस नहीं होते, सुनते रहना पड़ता खाली। बालाकृष्ण साहब को आपने सुना है, ही इज़ ए साइकाट्रिस्ट, ही इज़ प्रोफेसर, ही इज़ डॉक्टर, में क्या नहीं है। आप ऐसे आइए यहाँ पर देखिए। मैं यही दरख्वास्त करूँगा, मिनिमम लेवल पर इतना कीजिए कि जब आपको व्हाट्सएप आए तो लब्बैक कहिए, बस साथ दीजिए। मास स्ट्रेंथ में, डेमोक्रेसी में यही होता है कि इसके पीछे कौन है। अगर पुलिस वाला FIR लिखता है तो पहले ये देखता है कि इसके खिलाफ FIR लिखे तो कितने लोग आएंगे पुलिस स्टेशन को, उसके बाद डरता है उन्हें। आपको अगर लेके गए उठा के, तो यकीन मानिए आपकी तकरीर में थालियां मारने वाले जितने भी रहते हैं ना, कोई नहीं आते। वहां पर आओ, मास स्ट्रेंथ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको जब भी व्हाट्सएप आए सवालात मत कीजिए, आ जाइए। शो ऑफ स्ट्रेंथ से आपकी पोजीशन होती है बार्गेनिंग करने में, निगोशिएशन। हमारी पोजीशन इनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर 50 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी आए तो हम बार्गेन करेंगे, TRS से करेंगे, मोदी से करेंगे।
मैं एक आखिरी एक इंसिडेंट बोल के बात ख़त्म कर दूँ सर। जब 92 में आपको मालूम है कि एक तरफ बाल ठाकरे सैकड़ों मुस्लिमों को मार रहा था, वो भी गुंडा, दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम, वो भी गुंडा। ये जंग गुंडे गुंडे की थी। मगर जितने लोग जख्मी हुए, नरसिम्हा राव हॉस्पिटल आया देखने के लिए, शिवसेना के लोगों को देखने के लिए। रिपोर्टर्स आस्क्ड, डिड यू विजिट मुस्लिम्स? यू नो व्हाट नरसिम्हा राव रिप्लाइड? उसने पूछा कि किससे मिलता? शिवसेना इज ए पार्टी स्टैंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द मासेस। उनके पास मासेस है। जब कहा गया, लोगों ने कहा कि बाल ठाकरे को अरेस्ट करो, तो उसने कहा पूरे बंबई को आग लगा दूंगा। एंड व्हाट ही सेड, ही मीन्ड इट। लेकिन नरसिम्हा राव ने कहा कि मैं किससे मिलता? आपके पास कौन है स्ट्रेंथ जिसके पास है? आप एक ऑर्गेनाइजेशन के सदर हैं, 50 आदमी आपके पास हैं। आप एक मजहबी जमात के सदर हैं, आपके पीछे 500-600 होंगे, 1000 होंगे, 2। आप एक खिदमत खल्क की काम कर रहे हैं, ब्रिज के नीचे खाने खिला रहे हैं। ये क्या हिमाकत है? ये कितने लोग हैं आपके साथ? आपके साथ कितने हैं? कुछ नहीं। मास स्ट्रेंथ पैदा करने में मदद कीजिए, ये असल क़ुव्वत है। आप डोनेशन मत दीजिए हमको, आप लड़िए मत, लड़ने करने का वक्त नहीं रहा। सिर्फ मास स्ट्रेंथ ये शो होगा तो डेमोक्रेसी में आपके, अगर आपकी कॉल पे 5000 आदमी आते हैं तो अवैसी यहाँ बैठ के बात करेंगे, टीआरएस यहाँ बैठ के बात करेगी, मोदी के लोग यहाँ के बैठ के बात करेंगे। आपके साथ कोई भी नहीं है, बट यू आर इंटेलेक्चुअल, फॉरगेट इट। आपकी हैसियत और बाहर के ऑटो वाले में कोई फ़र्क नहीं है।